हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सीटेट के क्वेश्चंस। जो सीटेट का पेपर 8 दिसंबर 2019 को आयोजित हुआ है, उन्हीं के क्वेश्चनों को आज पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको पेपर के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि पेपर कितने घंटे का होता है, पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं और पेपर को कितने भागों में बाँट प्रश्न पत्र हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेपर होता है वो हमारा 2.5 घंटे का होता है। ठीक, कितने घंटे का होता है? 2.5 घंटे का होता है। और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 प्रश्न होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होता। क्या होता है? इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं रहता। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई है। तो आइए देखते हैं कि कितने भागों में पेपर बनता है हमारा। जो हमारा पेपर है वो 5 भागों में बनता है। कितने भागों में बनता है? 5 भागों में बन के तैयार होता है। यहाँ पे पहला भाग क्या है? जैसे आप पहला भाग देख पा रहे होंगे, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। क्या है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके कितने क्वेश्चन हैं? जिसके 30 क्वेश्चन हैं। ठीक, यहाँ पे आपने पहला देखा, पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके कितने हैं? 30 क्वेश्चन हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? गणित। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? गणित है। और तीसरा हमारा क्या है? EVS है। क्या है? EVS है। चौथा हमारा क्या है? भाषा फर्स्ट। ठीक, भाषा फर्स्ट है। और पांचों भाषा सेकंड। इसमें इंग्लिश या हिंदी कुछ भी आप लेकर पेपर दे सकते हैं। ठीक, 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक, आइए देखते हैं। आज हम इसमें जो बात करेंगे इस लेक्चर में या इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। किसकी बात करेंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हम बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सार्वभौमिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सार्वभौमिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जैसे पहला क्वेश्चन है, तो इसका सार्वभौमिक संवेदनशील जो अवधि है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए, ये बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, अब बालक को भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वार्ता करना चाहिए उससे। ठीक है, कहानियाँ सुनानी चाहिए, पद पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बालक का पूर्ण भाषा में विकास हो सके। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि एक कक्षा में परिचर्या, ठीक है, परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रिय लड़कियों की तुलना में, किसकी? लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर पक्षपात। ठीक, जेंडर पक्षपात, जब कक्षा में परिचर्चा होती तो एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक ध्यान देता है। इसका यह कारण है कि जेंडर पक्षपात है। इसका उदाहरण यही है। कक्षा में जब शिक्षक लिंग विशेष पर ध्यान देकर व्यवहार करता है तो लैंगिक पक्षपात होता है। इतनी बात आपको भी समझ में आ रही हो, आप जानते भी होंगे। अगर किसी एक लैंगिक में बात करेंगे तो एक लैंगिक दूसरे के प्रति क्या होगा? पक्षपात होगा। अगर हम बात करें टीचर की, तो एक टीचर की जो विशेषता होती है एक अच्छे टीचर की, उससे लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप जैसे देख रहे होंगे 4 नंबर, कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद, क्या? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति क्या है? प्रभावशाली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। अब देखिए, जब कोई भी बालक या बालिका क्लास में क्या करती है? किसी विषय पर परिचर्चा करती है। ठीक, तो उसमें केवल एक जेंडर को ध्यान ना देकर क्या करें? समान रूप से दोनों जेंडरों में, मतलब
या लड़की हो या लड़का, ठीक, दोनों को समान रूप से उससे परिचर्चा करें। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कि 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के संक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, लियोबाइगोत्स्की। ठीक है, लियोबाइगोत्स्की ने क्या किया था कि मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की संक्रियता जिज्ञासा के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय पर वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। ठीक, कौन दिया, लियोबाइगोत्स्की ने। अब देखिए लियोबाइगोत्स्की के बारे में हम ये भी जान लेते हैं कि ये सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं। सामाजिक निर्मितवाद के क्या हैं, ये जनक भी हैं। कौन, लियोबाइगोत्स्की। ठीक है, ये क्या है, सामाजिक निर्मितवाद के जनक। इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जीन सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नवजात स्वयं से क्या कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। ठीक है, नहीं यहाँ वाला नहीं, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा क्या होगा, पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करता है, इसका आंसर देना है। तो इस प्रकार की वार्ता को जो वाइगोत्स्की हैं वो व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता से संबोधित करते हैं। जैसे वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब एक बालक एक बालिका किसी काम को करते समय आपस में बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहा गया है। ठीक, उन्हें क्या कहा गया है, व्यक्तिगत वार्ता। किंतु जब ये अपने मन में सोचते हुए कार्य करते हैं, ठीक है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जब ये अपने मन में सोचते हुए अगर कोई कार्य करते हैं तो इसे आत्मभाषा या आत्म केंद्रीय वार्ता कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 7 नंबर, ये कहता क्या है कि बच्चों में संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किस प्रकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है, इसका हमें क्या करना है, राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ढांचा। क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ढांचा, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ढांचा। अगर सहयोग प्रदान करने पर हमें क्या करना चाहिए, अगर ढांचा प्रदान करते हैं, ठीक, बच्चों में संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये एक प्रकार का क्या है, ढांचा है। अब अगर हम वाइगोत्स्की के अनुसार बात करें, वाइगोत्स्की के अनुसार तो ढांचा का निर्माण एक तकनीक है। क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार ढांचा का निर्माण एक तकनीक है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, देखिए कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत मूर्त संक्रियता अवस्था को क्या करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है संरक्षण और कक्षा समावेश। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक के बारे में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था, जिसकी समय अवधि लगभग 7 वर्ष से 11 वर्ष तक बनी रहती है या मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्य विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन। ठीक है, फिर दूसरा
संबंध जिसे रिलेशन बोलेंगे, और तीसरा जो है कक्षा समावेशन या वर्गीकरण। ठीक, हमने 8 नंबर भी क्वेश्चन देख लिया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुझे ऐसा अनुमान है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल में हैं तो सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो जैसे यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जीन पियाजे सी पियाजे की संरचना है। तो यहाँ पे जो सी पियाजे की संरचना है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या, स्कीमा। जो स्कीमा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की एक संरचना है। क्या है, जीन पियाजे की एक संरचना है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 10th। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि संबंधी अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्ट भ्रांतियों को समझाना। ठीक है, समझाना। अब देखिए यहाँ आकलन का प्राथमिक उद्देश्य, जैसे कि हमें आकलन करना क्यों महत्वपूर्ण है, शिक्षक को आकलन क्यों करना चाहिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे को जो पढ़ाया गया, ठीक है, उसने कितना सीखा, उसे कितना स्पष्ट है। ठीक, इसलिए शिक्षक को आकलन करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे आप 11 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। क्या, किसके बारे में, बुद्धि के बारे में सही है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि क्या है, बहुआयामी है। ठीक, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। ठीक, तो अगर हम बुद्धि के बारे में बात करें तो बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि बुद्धि का जो स्वरूप होता है एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है। ठीक है, बुद्धि क्या होता है, बहुप्रकारी होता है। और बुद्धि को उन्होंने कहीं पे उनके 7 देखने को मिलता है, कहीं 8, उन्होंने कहीं 7 लिखा और कहीं पे 8। तो उन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार का 8 भागों में बांटा। ठीक है, 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया उन्होंने। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि के बारे में सही है। तो यहाँ बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बुद्धि क्या है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक, अगर हम बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तो बुद्धि एकाकी न होकर बहुप्रकारी होती है। इन्होंने बुद्धि को 8 भागों में या 8 प्रकार से इसका उल्लेख किया है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूही समस्या के एकाधिक, ठीक है, समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, इसका आपको आंसर करना है। तो रूही किस गुण का प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। ठीक है, किस गुण का प्रदर्शन कर रही है, सृजनात्मक गुण का। सृजनात्मक गुण से मतलब कि वो किसी नए, ठीक है, किसी नए ढंग से सोचकर उसे समाधान करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, तो ये कैसा गुण हुआ, सृजनात्मक विचारक गुण हुआ। ठीक, कैसा गुण हुआ, सृजनात्मक विचारक। ओके, आइए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर 12 नंबर हो गया है। अब हमें 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में
एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे अपने शिक्षक पर विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करना, ठीक है, करने के लिए उन्हें नए तरीक़ों को ढूंढना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, टीचर को किसी नए तरीक़ों को अपने सहभागिता से सुधार कराने के लिए नए तरीक़ों को ढूंढना चाहिए। मतलब कि बच्चे किस प्रकार उसमें सहभागी होंगे, किस प्रकार वो अपनी शिक्षा दे या अपनी शिक्षा में किस प्रकार से सुधार करें जिससे कि बच्चे उसकी ओर अग्रसित हों। ठीक, तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि क्या बोल रहा है कि एक समावेशी कक्षा में, क्या, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि क्या है कि कोई एक विशिष्ट बच्चा है, मतलब समान बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की भी क्षमता और व योग्यता के अनुसार उनका अधिगम अनुभव प्राप्त हो सके। इसलिए क्या करना चाहिए कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक योजना को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए ताकि समान बच्चों के साथ साथ जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी अपनी क्षमता, ठीक है, क्षमता व योग्यता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या था, 3 था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। ठीक है, पाठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पाठन वैफल्य में बच्चों को प्राथमिक लक्षण धारा प्रभाव की अक्षमता। क्या है, धारा प्रभाव की अक्षमता। ठीक, अब जो पाठन वैफल्य अधिगम विकास में ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो धारा प्रभाव मतलब एक तरीके से पढ़ने में उनमें क्या होती है, कठिनाई होती है, जिसके अतिरिक्त उसमें डिस्लेक्सिया में कई लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं उन लक्षणों की, तो वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, ठीक, वर्णमालाओं को ज्ञान न होना, अक्षरों की ध्वनियों सीखने में कठिनाई, वो जो अक्षर हैं उनके ध्वनि को भी नहीं बोल पा रहे हैं। फिर अगर हम तीसरी लक्षण की बात करें तो पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, और लक्षण हम बात करें तो अक्षरों को क्या करना, उल्टा सीधा, मतलब इधर उधर पढ़ना। ये सब क्या है, पाठन वैफल्य की क्या है, लक्षण है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमने 15 देख लिया। 15 नंबर क्वेश्चन हमने देखा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े ही मज़े आ रहे होंगे और आप आसानी से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा अनुमान है। तो जैसे कि अभी तक आप अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता क्या है कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा उल्लेखित या निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ठीक, किस पर आधारित है, इस पर हमें क्या करना है, बात करनी है। तो जो हमारी शिक्षा का अधिनियम 2009 उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा हमारी आधिकारिक, ठीक है, अधिकार आधारित मानवतावादी प्रक्षेप, ठीक है, प्रक्षेप पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, मानवतावादी प्रक्षेप, इसमें क्या किया गया है कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा
का अधिकार देता है। जो अधिनियम हमारा 2009 है, इसमें ये क्या अधिकार देता है कि 2009 जो अधिनियम है यह हमें बच्चों को अधिकार देता है कि बच्चे, एक क्राइटेरिया भी दिया है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा हो और उसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो लाभान्वित हो या एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चा हो, वो निःशुल्क शिक्षा क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। वो किसी भी वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो या किसी भी जाति का हो, वो क्या कर सकता है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार 2009 अधिनियम के द्वारा उसे प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करेंगे। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है कि संरचनावादी ढांचे अधिगम प्राथमिक रूप से, ठीक है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किसकी बात करता है, अवबोध प्रक्रिया पर केंद्रित है। जो संरचनावादी ढांचा है वो अधिगम प्राथमिक रूप से किसमें केंद्रित है, अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक, अब इसमें संरचनावादी ढांचा है क्या, ये क्या है कि जो बच्चे ने पहले सीखा है, पहली गतिविधि उसने सीख रखी है, तो उस गतिविधि को, पहले वाली गतिविधि को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करना, यही क्या है, संरचनावादी ढांचा है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मतलब जो पुरानी गतिविधि उसे आ रही है, उसी के साथ साथ नए गतिविधि को जोड़कर उससे ज्ञान का सृजन करना, यही क्या है, संरचनावादी ढांचा है। ठीक, अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि है 18 कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, एक शिक्षक को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत कर बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक, जिससे क्या हो सके कि वो पूर्व निर्मित गलत अवधारणाओं में परिवर्तन व परिमार्जन ला सके। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्या, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगर छात्र केंद्रित शिक्षा की बात करें तो इसी के अंतर्गत बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता, मनोवृत्ति आदि विचार इसी के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक प्रकार की छात्र केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। ठीक, कि बालक की रुचि किस में है, वो क्या करना चाहता है, ये सब छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की ही विशेषता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के हैं। तो जो संवेग एवं संज्ञान हैं ये एक दूसरे में क्या हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये एक दूसरे में क्या है, सन्निहित हैं। ठीक है, सन्निहित हैं। ठीक, आइए जैसे हमने 20 नंबर क्वेश्चन भी देख लिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखा कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे क्या हैं, सन्निहित हैं, मतलब एक दूसरे में ही निहित हैं। ठीक, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संरचनावादी, क्या यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो जो है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में, ठीक है, अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम संक्रिय वियोजन के द्वारा ज्ञान की गई संरचना की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर क्या 4 सही है। क्या है? 4 सही है। ठीक, तो जैसे आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि संरचनावादी सिद्धांत है, उसमें कौन से अधिगम के बारे में बात की गई है? तो अधिगम संक्रिय वियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट तथा गैर स्पष्ट उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं? ठीक है, अगर आप उन्हें स्पष्ट उदाहरण देंगे या स्पष्ट उदाहरण नहीं देंगे तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है कि वो क्या कर लेता है कि अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहन करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। मतलब कि जैसे विद्यार्थी के सामने स्पष्ट उदाहरण और गैर स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने से उनके अवधारणा परिवर्तन में परिमार्जन करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह क्या होता है? बालक गलत संगत में आकर, ठीक है, गलत संगत में आकर क्या करता है कि वो गलत सलत अवधारणाएं उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक अपने जीवन में घटित घटनाओं को उदाहरण देकर और अपने अनुभवों को प्रस्तुत कर क्या करता है? बच्चे को समझाता है। ठीक, तो इससे आप समझ सकते हैं। गैर उदाहरण देकर और किसी दूसरे को उदाहरण में रखकर बालक को क्या करता है? समझाता है। तो उदाहरण और गैर उदाहरण जो होता है ये अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। मतलब कि उदाहरण देकर आप किसी भी बालक को एक सही डायरेक्शन में ला सकते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, इसलिए आप ऐसा मत करो। ठीक, तो उदाहरण देकर किसी भी व्यक्ति को सही डायरेक्शन में लाया जा सकता है। उदाहरण ही एक प्रभावशाली तरीका होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में अधिगम की गतिविधि में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देने पर या दंड का प्रयोग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें जो प्रभाव पड़ता है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब वो उसी पर क्या हो जाता है? एक तरीके निर्भर हो जाता है और अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या दंड की प्राप्ति की आशंकित रहते हैं। ठीक है, आशंकित रहते हैं कि हमें दंड या पुरस्कार मिलेगा कोई भी कार्य करने के बाद। इसलिए जो स्किनर है वो आंशिक पुनर्बल में ज़्यादा जोर दिए हैं, उसे ज़्यादा बेहतर मानते हैं, ना कि आशंकित। ठीक, आशंकित को बेहतर ना मानकर वो आंशिक रूप से पुनर्बल को अधिक बेहतर मानते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? कौन सी अधिगम सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो इसका हमें राइट आंसर करना है। तो जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है वो हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पहला क्या है? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और दूसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं तो कौन सी हैं? पहला है संयोगात्मक अधिगम वातावरण, दूसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तीसरा है अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, और जो चौथा है रोचक पाठ्य सामग्री आदि। ये क्या देते हैं? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। ठीक, और ये जहाँ पे आपकी क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में आपकी ये दोनों
राइट हैं। पहला है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, दूसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल, ठीक है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज करते हैं, किस प्रकार सहज करते हैं, ठीक, किस प्रकार सहज करते हैं। तो परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर शिक्षक क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? अवधान को समझकर उसे सहज कर सकता है, मतलब उसे सरल बना सकता है। जैसे कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, वो जटिल है, तो उसे क्या करे कि उसे बच्चों को आपस में परिचर्चा करने के लिए स्वतंत्र रखे, स्वतंत्र करे। जब वो आपस में परिचर्चा करेंगे तो उस विषय को खुद ही समझने लगेंगे, ठीक। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या का समाधान बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? हमें प्रकार बताना है कि वो किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 4 यहाँ पे आप देखिए, 4 नंबर है क्या कि बच्चों को सहजनुभूत अनुमान लगाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उसी पर आधारित विचार मंथन करें। मतलब बच्चों से बोलना चाहिए कि जिस पर हमें बात करनी है उस पर हम क्या करें, मनन करें या मंथन करें, ठीक। जिससे क्या होगा, बच्चों में क्या होगी, एक प्रोत्साहन उत्पन्न होगा, ठीक, और वो अनुमान लगाकर उस पर तर्क या वितर्क कर सकेंगे, ठीक। तो उसमें मंथन और तर्क करने की क्या, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 27 नंबर कहता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से क्या होती है, तीव्र गति से घटित होती है। यह हमें क्या करना है, चर्चा करना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। शैशवावस्था एक प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ठीक है, क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ठीक। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास बड़े ही तेज़ी से होता है, ठीक। अब देखिए, जो शैशवावस्था होती है वो किसी भी बच्चे की प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक, और जो बाल्यावस्था होती है वो क्या होती है, मध्य अवस्था होती है। एक मध्य होगी और एक प्रारंभिक होगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है। विकास क्या है, सार्वभौमिक है, ठीक। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट होगा कि विकास यहाँ सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकते। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कि वैश्विक भिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कि वैश्विक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हमें क्या करना है, क्या करना है, राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे जो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, ये प्राथमिक कारण है व्यक्तिगत भिन्नता का, ठीक। अब पर्यावरण, वो किस पर्यावरण में पल रहा है और उसके माता पिता का आनुवांशिकता क्या है, मतलब वो किस पर्यावरण में है और उसके माता पिता की आनुवांशिक कैसी है, इस पर उसकी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित होती है। अब हम यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, इसे हमें राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जो द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है वो विद्यालय और मीडिया है। क्या है? विद्यालय और मीडिया ये द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चनों को देख लिया जो 8 दिसंबर 2019 को आयोजित हुए थे पेपर, उसके क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चंस देख के एक अनुमान भी लगा होगा कि पेपर किस प्रकार का होता है और पेपर सॉल्व करने में भी मन लगा होगा और मज़ा आया होगा। तो मैं एक बार आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल में डेली कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा चांस ना गंवाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।